नमस्कार। हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज मैं एक और नई कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी हालांकि पुरानी है लेकिन बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। आज मैं सुनाने वाली हूँ कहानी तीर्थ यात्रा, जो कि डॉक्टर मिथिलेश कुमारी की लिखी हुई है। तो चलिए हम कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि बाबू रामदेव गुप्त जब प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर पद से सेवानिवृत्त हुए तो उनके परिवार के सदस्य यही सोच रहे थे कि उन्हें जो रकम मिली है उससे वे कोई ऐसा कारोबार आरंभ करेंगे जिसमें उनका एक बेकार लड़का नीरज काम से लग जाएगा। इसलिए घर बैठ जाने पर भी उनकी आवभगत होने लगी। उनका बड़ा लड़का मनोज रेलवे में क्लर्क था। वह भी यही सोच रहा था। उसकी पत्नी अपने लिए एक नया कमरा बनवाने की योजना बना रही थी और पत्नी गोमती सर्वप्रथम तीर्थ यात्रा की आस लगाए बैठी थी। किंतु बाबू रामदेव गुप्त शांत बैठे सबके चेहरे पर उभरे भावों को पढ़ते और उनके भीतर मच रही उथल पुथल का अनुमान लगाते। इसी के साथ साथ वे अपने उद्देश्य तक पहुंचने के विषय में भी पूरी गंभीरता से सोचने तथा उस कार्य को अपने मनोनुकूल स्वरूप देने हेतु उसकी रूप रेखा के साथ साथ उस पर आने वाले व्यय के विषय में भी सोचते। अचानक एक दिन प्रातः 3 ट्रक ईंट, मुरम, बालू, सीमेंट से लदे गुप्त जी के घर के सामने आ खड़े हुए तो बहू सुधा बहुत प्रसन्न हुई और मनोज की बाँछें खिल गईं। देखा सुधा, बाबूजी हम दोनों का कितना ध्यान रखते हैं। तुम्हारी इच्छा थी कि हमारे लिए एक अलग कमरा बने, सो उन्होंने ताबड़तोड़ तुम्हारी इच्छा पूरी करने की ठान ली। आखिर हमारे बाबूजी जो ठहरे, इसीलिए अम्मा भले उन्हें उल्टी सीधी सुना देती हैं, किंतु मैं उन्हें मनुष्य के रूप में देवता ही समझती हूँ। इस प्रकार दोपहर के पूर्व ही लगभग 4-5 मजदूर नींव खोदने में जुट गए। नीरज को अब दृढ़ विश्वास हो गया कि बाबूजी कोई बड़ी दुकान बनवाने का संकल्प कर चुके हैं। धीरे धीरे बाउंड्री तैयार हो गई और जब कमरे की दीवार बनने लगी तो गोमती को छोड़कर शेष सभी निर्माण कार्य में मजदूरों का हाथ बटाने लगे। मनोज ऑफिस से छुट्टी लेकर इस कार्य में तन मन से जुट गया और अपना कार्य सिद्ध होते देख नीरज मजदूरों से भी अधिक परिश्रम करने लगा। मनोज की बहू सुधा सबके नाश्ते आदि के प्रबंध में व्यस्त रहती थी, परंतु गोमती को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वह अपनी तीर्थ यात्रा का ढिंढोरा सारे गांव में पीट चुकी थी, जबकि पति की इस निर्माण योजना से वह लगातार कुढ़ रही थी और 100 के नोटों को घर से बाहर निकलते देखकर उसका अंतर्मन व्यथित होता जा रहा था। वह भली भांति जानती थी कि रुपए पैसे के मामले में बाबूजी किसी का विश्वास नहीं करते थे। उनका बक्सा अलग था और उसमें ताला लगाकर उसकी चाबी वे सदैव अपने पास रखते थे। बाबूजी जानते थे कि परिवार के सारे सदस्य या तो गलत फहमी में जी रहे हैं या खुश फहमी में। उनको पता था कि सारे लोग अपने अपने स्वार्थ से इस कार्य को जोड़ रहे हैं। जिस दिन उनके उद्देश्य का पता चलेगा तो सारे लोग सहयोग तो दूर उनके पास तक नहीं फटकेंगे, किंतु उनका सोचना था कि केवल अपने विषय में सोचा तो क्या सोचा, समाज के विषय में भी तो सोचना चाहिए। अतः कार्य निर्बाध गति से चलता रहा। अंततः 1 महीने के भीतर ही कमरे की छत डाल दी गई। गुप्त जी के दोनों लड़के इस लंबे चौड़े हॉल जैसे कमरे की बनावट देखकर हैरान थे कि उसका निर्माण किस प्रयोजन से हुआ है, परंतु ग्रामवासियों का सहयोग देखकर वे अनुमान लगाने लगे कि यह हॉल सत्संग भवन है जहां गांव के नर नारी एकत्र होकर कीर्तन भजन करेंगे। यद्यपि गुप्त जी के घर वाले अच्छी तरह से इस तथ्य से अवगत थे कि बाबूजी इस प्रकार के सत्संगों में कभी भी रुचि नहीं रखते थे, तथापि वे इस तथ्य पर सहमत हो गए कि निस्संदेह चौथेपन में बाबूजी भगवत भक्ति की ओर मुड़ गए हैं, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति इस अवस्था में स्वाभाविक है। इस प्रकार गुप्त जी के पारिवारिक सदस्य घोर आश्चर्य में पड़े हुए थे, किंतु इस विषय में कुछ भी पूछने का साहस कोई नहीं कर पा रहा था। सब जानते थे कि अपनी जिज्ञासा शांत करने हेतु बाबूजी से कुछ पूछना
बर्रे के छत्ते को छेड़ने जैसा है। इसीलिए सभी सब कुछ चुपचाप देखते हुए भी शांत थे, किंतु आते जाते उनकी पत्नी उनको टेढ़ी नज़र से देखती और अपनी नाराजगी का एहसास कराती, मगर वे सब कुछ समझते हुए भी मौन थे। भीतर ही भीतर अपने उद्देश्य को फलीभूत होते देखकर वे फूले नहीं समा रहे थे। उनकी खुशी उनके भीतर ही कैद थी, उसको उनके चेहरे पर उभरने की अनुमति नहीं थी। वह एक शिक्षक थे, अतः शिक्षा के महत्व को वे भली भांति समझते थे। वे समझते थे कि राष्ट्र को प्रगति पथ पर अग्रसर करने हेतु उसके प्रत्येक नागरिक को शिक्षित होना अनिवार्य है। निस्संदेह यह सरकार का दायित्व है, किंतु केवल सरकार का ही दायित्व नहीं, यह दायित्व प्रत्येक बुद्धिजीवी एवं प्रबुद्ध नागरिक का है कि वह अपने अपने स्तर पर इस दिशा में कार्य करके सरकार को सहयोग दे। सरकार की आलोचना मात्र करने से तो कार्य नहीं हो पाएगा। राष्ट्र की उन्नति देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, अतः इस हेतु कुछ त्यागना भी पड़े तो त्याग देना चाहिए। शिक्षा से उनका तात्पर्य केवल शब्द ज्ञान ही नहीं था, वे प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक दृष्टिकोण से तथा प्रत्येक स्तर पर सुशिक्षित करना चाहते थे। शिक्षा नौकरी पेशा से जुड़ी हो यह अनिवार्य है, किंतु एक मनुष्य एवं एक सच्चे नागरिक के दायित्वों की जानकारी उसको उसके भीतर से होनी चाहिए। नैतिकता एवं चरित्र प्रत्येक व्यक्ति में कूट कूट कर भरा होना चाहिए। क्या सोच रहे हैं? हाँ, यूं ही कुछ विशेष नहीं, कहो, कुछ कहना है? आपको मेरी बातें सुनने की कभी फुर्सत ही कहाँ रही? जो आज, पहले आप स्कूल चले जाते थे, बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त थे, और आज आप क्या कर रहे हैं? आप ही जाने। तुमने जानने की चेष्टा ही कब की? तीर्थ यात्रा पर जाने को कहा था, लगता है आप अपना वायदा तक भूल गए। मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, मैं तीर्थ यात्रा का ही तो कार्य कर रहा हूँ। पति की बात शायद उसकी समझ में नहीं आई और कंधे उचकाते हुए आपकी पहेलियाँ आप ही जाने, और वह अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त हो गई और गुप्त जी अपने निर्माण कार्य के बाद की योजना पर विचार करने लगे। अंततः लगभग 15 दिन बाद गुप्त जी 20-25 प्रौढ़जनों को उस नवनिर्मित कक्ष में टाट पर बैठा कर सायं जब ककहरा और गिनती पढ़ाने लगे तो घर वाले चौंक पड़े। यह क्या होने लगा? गोमती ने आक्रोश भरी मुद्रा में मनोज से पूछा। अम्मा, मनोज खिसिया उठा, बाबूजी जो भी कर रहे हैं उन्हें करने दो, क्योंकि इस समय उन पर जो भूत सवार है उसकी धुन में वे किसी के सुनने वाले नहीं हैं। विचार करो, भला ऐसा कौन होगा जो अपना घर फूंक कर तमाशा देखेगा? बेटा, गोमती निराशा भरी वाणी में बोली, उन्हें अब समझाने से लाभ ही क्या है? जिसे गृहस्थी और बाल बच्चों की तनिक भी चिंता ना हो, या जो जानबूझकर अपनी भलाई की ओर से आंखें मूंदे बैठा हो, ऐसे आदमी के आगे रोने से भी क्या लाभ मिलेगा? मुझे तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। अम्मा, बाहर से आकर नीरज क्षुब्ध होते हुए बोला, बाबूजी को जो कुछ हिसाब मिला था उसे उन्होंने इस अनाथालय को बनाने में उड़ा दिया। अब मैं घर में रहकर ही क्या करूँगा? कहीं बाहर जाकर कम से कम अपना पेट तो पाल सकता हूँ। नहीं नीरज, तुम कहीं नहीं जाओगे। पहले यह बताओ, इस धर्मशाले में तुम्हारे बाबूजी क्या कर रहे हैं? गोमती ने पूछा। अम्मा, सुधा ने तत्काल उत्तर दिया, बाबूजी गांव के गवारों को पढ़ाने का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। उनका कथन है कि उनकी इस योजना से अब गांव में कोई निरक्षर नहीं रहेगा। तो इससे कुछ आमदनी की भी उम्मीद है? गोमती ने आंखें घुमाते हुए पूछा। अम्मा, आमदनी नहीं बल्कि खर्च बढ़ेगा। वह कैसे? पढ़ने वालों के लिए किताब, कॉपी, कलम, पेंसिल में सैकड़ों का खर्च होने वाला है। हे भगवान, अब क्या होगा? लगता है परिवार की नैया मझधार में ही डूबेगी। यही नहीं अम्मा, वे तो मुझसे कह रहे थे कि गांव की लड़कियों, बड़ी बूढ़ियों को मैं भी पढ़ना सिखाऊं। तो तुमने क्या कहा? मैं भला क्या कहती, चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। वे गांव के लोगों को साक्षर बनाना चाहते हैं अम्मा। बाबूजी के विचार बहुत ऊंचे हैं, वे गांव का सुधार करने का। बहू, जिसने अपना घर नहीं सुधारा वह भला गांव को क्या सुधारेगा? आने दो, आज ही फैसला हो जाएगा। मैं तो अपने जेवर बेचकर तीर्थ यात्रा पर चली जाऊंगी और तुम्हारे बाबूजी यहीं बैठे बैठे गांव सुधार करते रहें। अम्मा जी, सहसा बाहर से आकर मंगरू बोला,
मास्टर जी ने कुछ जलपान मंगाया है। जलपान? क्या ब्रह्मभोज भी करने वाले हैं? मंगरू भैया, सुधा बोली, लगता है कोई आया है। हाँ दीदी, शहर से कोई बड़े साहब आए हैं। ठहरो, मैं अभी प्रबंध करती हूँ। करो प्रबंध, कहती हुई जली भुली गोमती वहां से हट गई। इस प्रकार गांव के निरक्षरों को साक्षर बनाने की योजना धूमधाम से चलने लगी। लगभग 10-15 गांव के लोग वहां एकत्र होकर समर्थन करने लगे, तो दूसरी ओर गुप्त जी के परिवार में कलह की आंधी तेजी से चलने लगी। सुधा को बाबूजी के इस पावन अनुष्ठान के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, इसलिए वह भी उनके कार्य में सहयोग दे रही थी। नीरज इस समय किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। वस्तुतः गुप्त जी के साक्षरता अभियान ने लगभग 3-4 महीनों में काफ़ी जोर पकड़ लिया था। उनके 2 शिष्य भी सुबह शाम आकर इस पुनीत कार्य में योगदान दे रहे थे। पढ़ने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उनके बैठने का स्थान भी कम पड़ने लगा, इसलिए उन्हें कमरे के साथ ही बरामदे की नींव भी डालनी पड़ी। और जब ईंट आदि से लदा एक ट्रक द्वार पर आकर खड़ा हुआ तो उसे देखते ही गोमती का पारा और गर्म हो गया। गुप्त जी जैसे ही भोजन करके उठे तो गोमती उन पर बरस पड़ी। तुम्हें यह क्या पागलपन सूझ गया कि सारी कमाई गांव के इन गधों के ऊपर उड़ाने पर उतारू हो? एक लड़का बेकार है और नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है। यही रकम अगर घूस में दे देते तो वह कहीं ना कहीं काम पर लग जाता। तुम ऐसे सनक गए हो कि घर को धर्मशाला बनाने पर तुले हो। लगता है तुम सठिया गए हो। कुछ और भी कहना हो तो वह भी कह डालो। मेरी बातों का तुम्हारे ऊपर असर ही कब पड़ा है जो आज पड़ेगा। मैंने सोचा था कि रिटायर होकर हम लोग तीर्थ यात्रा करेंगे, देवी देवताओं की मनौती मांगकर दान उदान करेंगे, जिससे परिवार में खुशहाली आती। लेकिन गोमती, यह साक्षरता अभियान क्या किसी तीर्थ यात्रा से कम है? और विद्यादान से बड़ा संसार में कोई दान है ही नहीं। साक्षरता अभियान से हमें क्या मिलेगा? हाँ, बुढ़ापे के सहारे के लिए जो रकम मिली थी वह भी इस व्यर्थ के काम में डूब गई। नहीं गोमती, ऐसा मत कहो। तुम स्वयं देख लो कि जो अभी तक अंगूठी का निशान लगाते थे वे भी अब लिखने पढ़ने लगे हैं। उनकी अंतरात्मा हमें आशीर्वाद दे रही है। क्या यह तीर्थ यात्रा नहीं है? यह कार्य संपन्न कर हम चारों धाम का पुण्य लाभ कर रहे हैं। जो लोग इससे लाभान्वित होंगे वे सभी हमें आशीर्वाद देंगे, हमारे बच्चों को दुआ देंगे। हमें इस अवस्था में और क्या चाहिए? रिटायर होने के बाद मेरे जीवन का लक्ष्य भी हो गया, मैं पुनः व्यस्त हो गया। तभी पोस्टमैन ने एक रजिस्ट्री गुप्त जी को दी, जिसे खोलकर पढ़ते ही वे हर्ष विभोर हो उठे। क्या है इसमें जो इतने आनंद मग्न हो रहे हो? गोमती ने पूछा। नीरज की नौकरी लग गई गोमती। यह इसी तीर्थ यात्रा का प्रसाद है। गदगद होते हुए गोमती की आंखें भर आईं। देखो जी, तुम पढ़े लिखे मास्टर हो, मैं सीधी साधी गंवार हूँ। मैं तुम्हारी ऊंची ऊंची बातें क्या जानूं। बहू पढ़ी लिखी है, अतः वह समझती है, तभी तो वह तुम्हारे काम में लगी रहती है। मुझे क्षमा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा दिए और फिर एकाएक ना जाने क्या सोचकर खिलखिला पड़े। तो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य साक्षर करना, निरक्षर लोगों को साक्षर करना भी किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं होता है और किसी न किसी रूप में समाज को दिया गया योगदान कहीं ना कहीं फलितार्थ होता है। अतः समाज को किसी न किसी रूप में हमें सेवा अवश्य देना चाहिए। किसी न किसी रूप में समाज की, राष्ट्र की सेवा हमें नियमित रूप से करते रहना चाहिए। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और इस वीडियो को, कहानी को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो अगली किसी अन्य विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।